नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हिंदी साहित्य के संदर्भ में मैंने आप लोगों को इसके पहले विस्तृत रूप में जानकारी दी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख 3 भेद आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल के प्रमुख रूप से 2 भेद, एक भक्ति काल और दूसरा है रीति काल। भक्ति काल में आप लोगों ने देखा है सगुण निर्गुण। अब हमें देखना है रीति काल। रीति काल का आरंभ ईस्वी सन 1700 से ईस्वी सन 1900 तक माना जाता है। मध्यकाल के 2 भेद क्यों बनाए और रीतिकाल स्वतंत्र रूप से सामने कैसे आया, इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कृति, कर्ता, पद्धति और विषय के आधार पर उस कालखंड का नामकरण होता है और भक्ति काल के पश्चात जो परिस्थितियां सामने आ गई उसके कारण यह रीतिकाल आ गया, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। और इस काल में रीति ग्रंथों की ज़्यादा से ज़्यादा रचनाएं हो गई। रस, अलंकार, नायिका भेद और ध्वनि पर इन कवियों ने विशेष रूप से ध्यान दिया है। रीतिकाल के कवियों ने नायिका का नखसीख वर्णन किया है, तो ऐसा वर्णन करने में इन लोगों की विवशता थी, इच्छा नहीं थी, क्योंकि सामाजिक परिस्थिति बहुत अलग थी और इस समय में ये लोग दरबारी कवि के रूप में रहते थे। विसंगतियों से युक्त ऐसा यह समय था। राजनीतिक प्रभाव पूर्ण रूप से समाज पर था। समाज में अनावस्था और अनाचार फैला हुआ था। सामंतों का वर्चस्व चलता था। नियुक्तियां योग्यताओं के बल पर नहीं बल्कि चाटुकारिता के बल पर होती थी। फिर ऐसे समय समाज में 2 ही वर्ग थे, एक शासक और दूसरा शासित। राज्य करने वाला और अन्याय सहने वाला। राजा महाराजा सुरा और सुंदरी में व्यस्त रहते थे, इसलिए चिकित्सा, शिक्षा या जन सामान्य की रक्षा से इन राजा महाराजाओं का कोई संबंध नहीं था। बहुपत्नी, दूत क्रीड़ा और मद्यपान, ये 3 ही विषय राजा महाराजाओं के साथ सामंतों के लिए महत्वपूर्ण थे। धार्मिक परिस्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। बौद्धिकता का ह्रास हो गया था, नैतिकता की कमी थी। प्रभु रामचंद्र को लोकनायक, लोक रक्षक तथा मर्यादा पुरुषोत्तम मानने की बजाय ये लोग रसिक राम के रूप में देख रहे थे। सांस्कृतिक में अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां की उदारता को औरंगाबाद ने की औरंगजेब की निरंकुश नीति ने खंड खंड कर दिया। सूफी संत हिंदू तथा मुस्लिमों में एकता स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने इन लोगों में दीवार खड़ी कर दी और परिस्थिति अत्यंत दयनीय बन गई। साहित्यिक परिस्थिति में शाहजहां के काल में
कलाकारों और कवियों का आदर होता था, परंतु अपनी प्रतिभा और कला का प्रदर्शन वे नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दरबारी कवि थे और जो राजा महाराजा चाहते हैं वही उन लोगों को करना पड़ रहा था। इस रीतिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं, इसमें शास्त्रीय आधार ग्रहण करने की वाली प्रवृत्ति इन्होंने स्वीकार तो की है, व्यवस्थित, प्रौढ़ एवं परिमार्जित शैली का भी अनुकरण किया है। ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार निरूपण इन लोगों ने किया है। भक्ति और वैराग्य की मिश्रित प्रवृत्ति को उन्होंने स्वीकारा है। मुक्तक शैली ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में आती थी। ब्रज भाषा का प्रचुर प्रयोग जन सामान्य में तथा सामंत तथा राजा महाराजाओं में फारसी भाषा चलती थी। सौंदर्य का गुणगान करने वाले वे सिद्धहस्त कवि हैं। रीतिकाल के प्रमुख रूप से 3 भेद किए गए हैं, जिसमें है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि वे हैं जिन्होंने शास्त्र स्थित नियमों के अनुरूप रचनाएं की है, वे रीतिबद्ध कवि है। रीतिसिद्ध कवि, उन्होंने रीतिबद्धता को छोड़ दिया और स्वतंत्र ग्रंथों का निर्माण किया। रीतिबद्धता की परिपाठी में ये लोग नहीं पड़े। ऐसे जो कवि है वह रीतिसिद्ध कवि है और इसके एकमात्र कवि है बिहारी। इसके बाद है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त में स्वच्छंद प्रेम की पीर को जनता को सुनाने वाले कवि हैं, जिन्हें हम सूफी संत कहते हैं। इनमें घनानंद, बोधा, अलम तथा ठाकुर, ये जो लोग हैं, इन्होंने राम कृष्ण हो या हिंदुओं के घर की जो भी परंपराएं हैं, उन्होंने अच्छी तरह से अपने इसमें प्रस्तुत किया है और बहुत ही अच्छी तरह से इन घनानंद, बोधा, आलम तथा ठाकुर ने भी इसका निर्माण किया है। मित्रों, बिहारी एकमात्र रीति सिद्ध कवि रहे हैं और बिहारी ने अपने जीवन में 700 दोहे लिखे हैं। 700 दोहे को बिहारी सतसही के नाम से भी जाना जाता है और इनके दोहों के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि बिहारी के दोहों में गागर में सागर भरने की क्षमता थी, कि एक एक बिहारी के दोहे में बहुत सारे विषय निकलते थे। बिहारी का जन्म 1565 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता केशवराय, परंतु वे केशवराय प्रसिद्ध आचार्य केशवदास से भिन्न थे। बिहारी के पिता निम्बार्क संप्रदाय के महंत नरहरिदास के शिष्य थे। बिहारी उनके यहाँ संस्कृत प्राकृत के काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया। बाद में वृंदावन गए और मथुरा के किसी ब्राह्मण परिवार में उनका विवाह हो गया। वहीं रहकर उन्होंने फारसी काव्य का अध्ययन किया और शाहजहां के संपर्क में आकर अन्य राजाओं से भी उनका संपर्क हुआ। 1645 के आसपास जब वे वृत्ति अर्थ लेने पर जयपुर गए तो पता चला कि वहाँ के महाराज जयसिंह अपनी नवविवाहिता रानी के प्रेम में मुग्ध होकर महलों में ही पड़े रहते हैं और आजकल समाज की तरफ देखना उन्होंने छोड़ दिया है। इस समय बिहारी ने एक राजा जयसिंह के लिए छोटा सा दोहा लिखा। वह दोहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु,
नहीं विकास इही काल, अली कली हिसो बांध्यो, आगे कौन हवाल। हे राजा, अगर इस तरह से सुरा और सुंदरी में आप व्यस्त रहेंगे तो अली कली हिस्सो बांधे आगे कौन हवाल, तो तुम्हारा विकास, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो जाएगा। इस तरह का दोहा उन्होंने महाराजा जयसिंह को भेजा। राजा जयसिंह पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और रानी और राजा दोनों ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने काली पहाड़ी नामक ग्राम तथा प्रति छंद पर एक मुहर उन्हें पुरस्कार के रूप में देने का संकल्प किया और बिहारी तब से जयपुर में ही रहने लगे। जयपुर बिहारी की जो लोकप्रियता है उसका मूल आधार है उनकी अप्रतिम ग्रंथ संपदा बिहारी सतसई। और ये जो बिहारी सतसई है वह गाथा सप्तशती हो या आर्य सप्तशती, इन ग्रंथों की प्रेरणा से उन्होंने यह ग्रंथ लिखा है। उनके इस ग्रंथ में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति आदि सब गुण उनके इस ग्रंथ में हैं। उनका एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे समक्ष सौंदर्य तथा प्रेम की क्रीड़ा की मनोरम झांकियाँ प्रस्तुत करता है। उनके रूप वर्णन, वैसंधि के चित्रण तथा मादक एवं गदराई अवस्था की मधुर झलके मन को मुग्ध कर लेती है और ये चित्रण केवल काल्पनिक न होकर जीवन के यथार्थ रूप में दिखाई देता है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने जो सतसही में दोहे लिखे हैं, जिनमें से एक दोहा मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। अंग अंग नग जग मगती, दीप सिखासी देह, दिया बुझाए हूँ रहे, बड़ो उजेरो गेह। अंग अंग नग जग मगती, नायिका के अंग पर जो आभूषण या गहने चढ़ाए हैं, नग यानी गहने, आभूषण, तो उससे उसकी देह दीप शिखा के समान, जिस प्रकार से हम दीपों की मालाएं लगाते हैं उन मालाओं के समान यहाँ दीप शिखा से उनकी देह चमक रही है। और अगर दिए भी बुझा दिए तो उसके देह की जो उजेरो है, उजेड़ है, प्रकाश है, वह इस प्रकार से चमकता है, इस प्रकार से कि मामूली एक एक गहनों का, आभूषण का उन्होंने चित्रण किया है। मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि नायिका का नक्शिक चित्रण करने वाले कवि यानी रीतिकाल के कवि है। धन्यवाद मित्रों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर शंकर पजई, तोशनीवाल महाविद्यालय, सेनगांव।